राधे राधे आप सभी को। अब चलिए, अब हम एडमिशन से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टॉपिक है हमारा एडमिशन, ठीक है। बेसिकली हम इस वीडियो में सेक्शन 17 से रिलेटेड ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ओके। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, एक बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है, दैट इन केस ऑफ एडमिशन बाय एजेंट what are the conditions that need to be fulfilled? यदि पार्टी के बिहाफ पर उसका एजेंट एडमिशन कर रहा है तो ऐसे केसेस में क्या कंडीशंस पूरी होनी चाहिए? एडमिशन बाय एजेंट, इस केस में क्या कंडीशन पूरी होनी चाहिए? बताइए। वेरी गुड। Answer is, in case of admission by agent, two things must coexist. And what are they? Number one, agent is authorized to make admission. जो एजेंट होना चाहिए वो एडमिशन करने के लिए ऑथराइज्ड होना चाहिए। एंड सेकेंड, स्टेटमेंट इज मेड कब? ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंसी ऑफ एजेंसी। जो स्टेटमेंट है वो एजेंसी के कॉन्टिन्यूएंसी के दौरान ही की गई हो, ठीक है। तो एजेंट इज ऑथराइज टू मेक द एडमिशन एंड स्टेटमेंट इज मेड ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंसी ऑफ एजेंसी। दीज टू कंडीशंस आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मेक एडमिशन बाय एजेंट, ओके। तो इसका मतलब अगर एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पर एडमिशन करने के लिए ऑथराइज नहीं है या फिर वो एजेंसी के टर्मिनेट होने के बाद एडमिशन करता है, देन इन सच केसेस सच एडमिशन विल नॉट बाइंड द प्रिंसिपल, ठीक है। ऐसे केसेस में एजेंट प्रिंसिपल को बाइंड नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, हमने पढ़ा कि जो एजेंट है वो ऑथराइज्ड होना चाहिए, है ना। एडमिशन करने के लिए जो एजेंट होना चाहिए वो ऑथराइज्ड एजेंट होना चाहिए, राइट। तो अब एजेंट ऑथराइज्ड है या नहीं ये कैसे पता लगेगा भाई? वैसे मेंस में इस तरह का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बट हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस पॉइंट को समझ रहे हैं कि जो एजेंट है वो ऑथराइज्ड है या नहीं, ये कैसे पता पड़ेगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉयर जो है वो क्या है? वकील का एजेंट है, राइट। भाई क्लाइंट और उसके लॉयर के बीच में प्रिंसिपल एजेंट का ही तो रिलेशनशिप है। क्लाइंट जो है वो प्रिंसिपल है और लॉयर जो है वो उसका एजेंट है, राइट। अब ये जो लॉयर है ये अपने वकील का ऑथराइज्ड एजेंट है, ये कैसे पता पड़ेगा जी? अरे भाई प्रैक्टिस करते हो तो बताइए। अरे भाई वकालतनामा से, राइट। समझ में आया, राइट। तो आई होप अभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम एजेंट्स के, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म में सभी की सभी जो पार्टनर्स हैं वो क्या है? एजेंट है, राइट। अगर आपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा हुआ है तो आपने उसमें देखा होगा कि सभी पार्टनर एक दूसरे के एजेंट होते हैं। लाइकवाइज जो एडवोकेट है वो भी एक एजेंट है। इसी तरह जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जैसे कि रिलायंस, ऐसी कंपनीज में क्या होता है कि चूंकि अनिल अंबानी हर जगह मौजूद नहीं रह सकते, इसलिए वो क्या करते हैं? अपना एक एजेंट ऑप्ट करते हैं जो उनके बिहाफ पर उनकी कंपनी के लिए डीलिंग कर रहा होता है, ठीक है। भाई मुकेश अंबानी कोई छोटा मोटा कारोबार तो नहीं कर रहे, राइट। वो एक इंटरनेशनल लेवल पर कारोबार कर रहे हैं, तो वो हर जगह मौजूद तो नहीं रह सकते, तो इसलिए वो क्या करते हैं? वो एजेंट अपॉइंट करते हैं जो कि उनके बिहाफ पर उनको रिप्रेजेंट करते हुए उनके सारे फंक्शंस को ऑपरेट करता है, ऑलराइट। इसी तरह आप ये भी लिख लीजिए यहां पर, पर्सन्स हु आर नॉट एजेंट। कौन कौन से वो लोग हैं जो कि एजेंट नहीं है?
जैसे कि को डिफेंडेंट, ठीक है, जो को डिफेंडेंट होता है वो एजेंट नहीं होता। इसी तरह माइनर का जो गार्जियन है, ही इज ऑल्सो नॉट एन एजेंट। माइनर का जो गार्जियन है वो माइनर का एजेंट नहीं होता, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लेना, हो सकता है इसके रिगार्डिंग आपसे प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। अच्छा, वैसे आप मुझे एक बात बताइए, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप मुझे बताना, क्या हस्बैंड एंड वाइफ प्रिंसिपल एजेंट के रिलेशनशिप में फॉल करते हैं? क्या पति पत्नी एजेंसी के रिलेशनशिप से गवर्न होते हैं? लॉ ऑफ एजेंसी को पढ़ के बताइए, चलिए करिए इसका आंसर। अब चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम आपके साथ। अब आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सुनना, ठीक है। दो सिचुएशन हम यहां डिस्कस करेंगे। इन दोनों ही सिचुएशंस का आपको मेरे को आंसर करना है। तो पहला केस क्या है, पहली सिचुएशन क्या है? ए, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे के पास जाता है और उन्हें अपने केस के रिगार्डिंग ए टू जेड सभी फैक्ट्स बताता है, राइट। ए बताता है कि इस तरीके से मैंने रात को 11 बजे अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया। ए बताता है कि चूंकि मेरी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और जिसकी नॉलेज होते ही मैं बहुत दिनों से परेशान चल रहा था और मैंने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया, ठीक है। अब मुझे आप लोगों को यह तो बताने की जरूरत नहीं है ना कि ए और हरीश साल्वे के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है। ये तो आपको पता है ना भाई, लॉयर क्लाइंट के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है? प्रिंसिपल एजेंट का, राइट, ठीक है। अब सपोज करके चलिए इस केस की सुनवाई चल रही है। ट्रायल के दौरान हरीश साल्वे जी ये स्टेट करते हैं, योर ऑनर, माई क्लाइंट हैज कमिटेड द ब्रूटल मर्डर ऑन द नाइट ऑफ 24 दिसंबर 2021 ऑफ हिज वाइफ। हरीश साल्वे जी ट्रायल कोर्ट को स्टेट करते हैं, योर ऑनर, 24 दिसंबर 2021 की रात को मेरे क्लाइंट ने ही अपनी वाइफ का ग्रुसम तरीके से मर्डर कर दिया। हरीश साल्वे जी ने ए के बिहाफ पर उसका मर्डर एडमिट कर लिया, ठीक है। ये सिचुएशन क्लियर हो गई? वेरी गुड। अब हम चलते हैं जी दूसरी सिचुएशन की ओर। दूसरा केस क्या है जी? ए के ऊपर ही एलिगेशन लगे हैं कि ए ने बी का 50 लाख रुपए रिटर्न नहीं किया। ए के ऊपर एलिगेशन लगे हैं कि ए ने बी का 50 लाख रुपए रिटर्न नहीं किया, जो उसने कुछ महीने पहले ही बी से 2% की इंटरेस्ट पे लिया था। अब ये जो भाई साहब ए हैं, ये लॉयर विजय अग्रवाल के पास जाते हैं। लॉयर विजय अग्रवाल का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो यही देखते हैं। कॉमनवेल्थ घोटाले, करप्शन के जो चार्जेस होते हैं, अधिकतर जो मैटर्स हैं वो यही देखते हैं। आप सुनिएगा इनको, बहुत ही शानदार वकील है। जिस तरीके से आर्ग्यू करते हैं ना, और जो इनकी बोलने की कला है, आप इनको सुनना एक बार, किस तरीके से जो अपनी पिच है, टोन है, उसको ऊपर नीचे करते हैं, उसको एकदम इस तरीके से रखते हैं। आप इनको सुनना जरूर, बड़ा मजा आता है इनको सुनने में। सुनिएगा आप इनको, अधिकतर न्यूज चैनल के पैनल्स पे भी आते रहते हैं। एनीवेज, वापस आते हैं। तो ए जो है वो लॉयर विजय अग्रवाल के पास जाता है और उन्हें अपने केस के रिगार्डिंग सब फैक्ट डिस्क्लोज कर देता है, ठीक है। ए अपने वकील साहब को बताता है कि सर मैं मानता हूं मैंने बी से 50 लाख रुपए लिया था, लेकिन मैंने उसका 6 लाख रुपए लौटा दिया है, अब मुझे उसका केवल 44 लाख रुपए लौटाना है, ठीक है। अब ड्यूरिंग द ट्रायल लॉयर विजय अग्रवाल कोर्ट को यह स्टेटमेंट देते हैं या कोर्ट को यह स्टेट करते हैं कि जनाब मेरे क्लाइंट का केवल और केवल 44 लाख रुपए बकाया है, ना कि 50 लाख रुपए, ठीक है। वकील साहब ने ए के बिहाफ पर 44 लाख की जो अमाउंट है ये एडमिट कर ली।
तो ये थी हमारी दूसरी सिचुएशन। ठीक है, तो अब दोनों केसेस आपको समझ में आ गए। ठीक है, ये हमारा क्रिमिनल केस है और ये हमारा सिविल केस है। क्रिमिनल केस में हरीश साल्वे ट्रायल के दौरान अपने क्लाइंट के बिहाफ पर उसका मर्डर एडमिट कर रहे हैं, जबकि सिविल केस में लॉयर विजय अग्रवाल अपने क्लाइंट के बिहाफ पर उसका जो अनपेड अमाउंट है उसे एडमिट कर रहे हैं। राइट, तो अब आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों केसेस में से किस केस में एडवोकेट ने क्लाइंट के बिहाफ पर जो एडमिट किया है उसे एडमिशन ट्रीट किया जाएगा। यू गॉट माई क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन बस ये है कि इन दोनों ही सिचुएशंस में से किस केस में वकील साहब ने जो क्लाइंट के बिहाफ पर कोर्ट रूम में एडमिशन किया है उसे एडमिशन ट्रीट किया जाएगा। क्रिमिनल केस में, सिविल केस में, या दोनों ही केसेस में? बताइए, सोच लीजिए। आप सोचने का टाइम है आपके पास, 10-15 सेकंड आप सोचने में लीजिए, उसके बाद मेरे को आंसर करिए। तो आंसर इज ओनली इन सिविल केस। एजेंट के बिहाफ पर लॉयर के द्वारा किया गया एडमिशन केवल सिविल केस में ही एडमिशन ट्रीट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो सेक्शन 17 में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, एंड दैट वाज एडमिशन बाय एजेंट इज बाइंडिंग ऑन पार्टी इन सिविल केसेस ओनली। एंड नॉट इन क्रिमिनल केसेस। ठीक है, सेक्शन 18 अप्लाइज इन सिविल प्रोसीडिंग ओनली। ओके, therefore what lawyer Vijay Agarwal has admitted on behalf of his client will only be treated as admission, and what Harish Salve has admitted on behalf of his client in the court will not be considered as admission. Okay, clear? Very good. अब देखो, इसी के साथ आप एक चीज और नोट कर लो, कौन कौन से वो पर्सन है जो एडमिशन कर सकते हैं, इनके रिगार्डिंग आप ये डाटा लिख लो। ठीक है, फॉलोइंग आर द पर्सन हु कैन मेक एडमिशन। सेक्शन 17 से सेक्शन 20, यानी कौन कौन से पर्सन एडमिशन कर सकते हैं, इनके रिगार्डिंग ये लिखा हुआ है। कभी कभी मेंस में इस तरह का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो आप एक बार देख लो इसको। नंबर 1, पार्टी टू द प्रोसीडिंग। नेक्स्ट इज एजेंट फॉर सच पार्टी हु इज ऑथराइज्ड। पार्टी का एजेंट जो कि पार्टी के द्वारा ऑथराइज किया गया है। नेक्स्ट इज सूटर इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर व्हेन ही हेल्ड दैट कैरेक्टर। नेक्स्ट, पार्टी हैविंग प्रॉपर्टी और पेक्यूनरी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर मेकिंग स्टेटमेंट इन द कैरेक्टर ऑफ पर्सन सो इंटरेस्टेड। नेक्स्ट, person from whom interest is derived, that is predecessor in title. And last is admission by stranger, section 19 and section 20. So these are the persons who can make admission. Okay, स्पेशल थैंक्स टू माय गुरु नेहा सिंह, जिन्होंने ईयर 2018 में इंडियन एविडेंस एक्ट का अपना ज्ञान मेरे साथ साझा करके मुझे लेक्चर बनाने के काबिल बनाया। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये है मेरा QR कोड, आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना, ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, एक्सेट्रा। बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।